स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ज्योति। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। सीएम धामी से मिली विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी। मुख्यमंत्री आवास पर हुई मुलाकात। आपको बता दें, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, देहरादून में सीएम धामी से रितु खंडूरी की मुलाकात हुई है। सीएम आवास पर हुई है ये मुलाकात। ये शिष्टाचार भेंट सीएम आवास पर हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। सीएम धामी से मिली है रितु खंडूरी। देहरादून मुख्यमंत्री आवास में ये मुलाकात हुई है। सीएम धामी से रितु खंडूरी की शिष्टाचार भेंट हुई है। तो देहरादून से ये बड़ी खबर आ रही है, जहां पर मुख्यमंत्री आवास में सीएम धामी और रितु खंडूरी की मुलाकात हुई है। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी की सीएम धामी से मुलाकात हुई है। ये शिष्टाचार भेंट मुख्यमंत्री आवास में हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और मुलाकात से जुड़ी तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं। सीएम धामी से विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने शिष्टाचार भेंट की है। तो देहरादून मुख्यमंत्री आवास में ये मुलाकात हुई है, जहां सीएम धामी और विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी के बीच ये शिष्टाचार भेंट हुई है। मुलाकात की तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। देहरादून में मुख्यमंत्री आवास में ये शिष्टाचार भेंट हुई है, जहां विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की शिष्टाचार मुलाकात हुई है। रुक करेंगे खबरों की ओर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार देर रात प्रदेश की नौकरशाही में बड़ा फेरबदल किया है। उन्होंने कई अधिकारियों के प्रभार बदले और कईयों का स्थानांतरण किया गया है। इस कार्रवाई के तहत उत्तराखंड परिवहन निगम के अध्यक्ष पद से मनीषा पवार को हटाते हुए लालरीन लियना फैनई को निगम का नया अध्यक्ष बनाया गया है। वहीं राधिका झा को सचिव समाज कल्याण आयुक्त की जिम्मेदारी दे दी गई है। हरिचंद सिंह सेमवाल को महानिदेशक संस्कृति की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं चंद्रेश कुमार यादव को परियोजना निदेशक उत्तराखंड शहरी क्षेत्र विकास एजेंसी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। आर राजेश कुमार से मिशन निदेशक एनएचएम की जिम्मेदारी वापस लेकर वहीं मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की जिम्मेदारी दे दी गई है। रविशंकर को अपर सचिव कौशल विकास व सेवा योजन की जिम्मेदारी देते हुए अपर सचिव पर्यटन के पद से उसे हटा दिया गया है। तो बता दें, उत्तराखंड में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है, जहां 24 आईएएस अधिकारी और एक पीसीएस अधिकारी का तबादला कर दिया गया है। सीएम धामी ने अफसरों का तबादला किया है और आपको बता दें कि 24 आईएएस और एक पीसीएस अधिकारी का यहां पर तबादला किया गया है। विनय शंकर को सीएम धामी का नया सचिव भी बना दिया गया है। उत्तराखंड में 2016 के बहुचर्चित स्टिंग ऑपरेशन के मामले में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के यहां नोटिस देने के लिए सीबीआई की टीम पहुंची। बता दें कि हरीश रावत ने खुद सोशल मीडिया पर पोस्ट कर इस बात की जानकारी साझा की है। वहीं हरीश रावत ने पोस्ट किया है कि वे ईद की मुबारकबाद देने गए थे और उनके घर सीबीआई पहुंच गई। हरीश रावत ने पोस्ट के जरिए संदेश दिया है कि दोस्तों, सीबीआई के नोटिस के संबंध में मैंने आपसे कहा था कि मैं पूरा सहयोग करूंगा, क्योंकि ज्यों-ज्यों जांच आगे बढ़ेगी, न्यायालय के विभिन्न स्तरों तक ये जांच की बात पहुंचेगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, यूसीसी को लेकर आज दिल्ली में होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। यूसीसी कमेटी करेगी प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन। वहीं यूसीसी के ड्राफ्ट को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है।
जुलाई में सौंपा जा सकता है ड्राफ्ट। आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पहले 30 जून तक सौंपना था ड्राफ्ट, अब जुलाई में सौंपा जा सकता है ये ड्राफ्ट। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देहरादून से यूसीसी को लेकर आज दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। यूसीसी कमेटी करेगी प्रेस कॉन्फ्रेंस और ड्राफ्ट को लेकर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। अब जुलाई में यह ड्राफ्ट सौंपा जा सकता है। आपको बता दें, इससे पहले 30 जून को यह ड्राफ्ट सौंपा जाना था, यानी आज सौंपा जाना था, लेकिन अब जुलाई में यह ड्राफ्ट सौंपा जा सकता है। यूसीसी कमेटी प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन करेगी जिसमें ड्राफ्ट को लेकर बात होगी। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि प्रदेश सरकार ज्वलंत मुद्दों को छुपाने के लिए यूसीसी, लव जिहाद और लैंड जिहाद के मुद्दे को उछाल रही है। पूर्व सीएम ने कहा कि ऋण लेकर घी पीने जैसे हालात उत्तराखंड के हो गए हैं। वहीं हरीश रावत ने कहा कि भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महंगाई और पलायन, इन मुद्दों से उत्तराखंड सरकार लोगों का ध्यान भटका रही है और इन मुद्दों को छुपाने के लिए यूसीसी, लैंड जिहाद और लव जिहाद के मुद्दे को हवा दे रही है। साथ ही साथ हरीश रावत ने कहा कि बीजेपी की प्रदेश सरकार पर हमला बोलते हुए उन्होंने आगे कहा कि इन मुद्दों में बीजेपी खुद ही फंस गई, क्योंकि पुरोला में बीजेपी के ही पदाधिकारियों को भगाया गया है। इसके अलावा लैंड जिहाद के मुद्दे पर भी बीजेपी के ही नेताओं ने उनकी लिस्ट सामने आई है, ऐसा हरीश रावत का कहना है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि लैंड जिहाद के मामले में बीजेपी के ही नेताओं का नाम सामने आया है। महिलाओं पर अत्याचार की घटनाएं, अंकिता हत्याकांड जो है ज्वलंत उदाहरण है किस तरीके की स्थितियां हैं। गांव-गांव में जमीनें बिक रही हैं। ये जो खुशहाली थोड़ी बहुत है भी, वो जी जमीनों को बेच करके ऋणम लेवे घिरतम पीवे वाली स्थिति हो रही है। राज्य के लोगों की जो है बेबसी का पलायन निरंतर बढ़ रहा है। इनके अपने आयोग ने कहा है कि पलायन की जो गति थी वो लगभग तिगुनी हो गई है। तो ये स्थितियां चिंताजनक हैं। इन सारी स्थितियों को दबा करके 3 मंत्र पढ़े जा रहे थे। एक कॉमन सिविल कोड, दूसरा लव जिहाद और लैंड जिहाद। लव जिहाद और लैंड जिहाद में भाजपा खुद फंस गई, क्योंकि जिन लोगों को हटा रहे थे पता चला वो तो सब भाजपा के सदस्य हैं पुरौला में, और उनके पदाधिकारी निकले। हाल ही में नैनीताल हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को 8 हफ्ते के अंदर लोकायुक्त की नियुक्ति के आदेश दिए हैं। वहीं इस मामले में प्रदेश के पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा कि राज्य में लोकायुक्त लागू होना चाहिए। इसके लिए कांग्रेस ने 2016 में विधि पूर्वक राज्य को लोकायुक्त दे दिया था, हरीश रावत ने कहा, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के दबाव के चलते इसको लागू नहीं किया जा सका। साथ ही उन्होंने कहा कि यह भी कहा गया कि 2017 में बीजेपी सरकार ने नया विधेयक लाकर मामले को और भी उलझा दिया है। तो 2016 में राज्य को लोकायुक्त दे दिया था, विधि पूर्वक हाईकोर्ट की देखरेख में चयनित करके गवर्नर के पास फाइल भेज दी थी। सेंट्रल गवर्नमेंट के दबाव में गवर्नर उसके ऊपर बैठे रहे और उसके बाद जितने गवर्नर आए उन्होंने उसको अनुमोदित नहीं किया। 2017 में इन्होंने नया विधेयक ला करके और भी मामले को उलझा दिया और ये तब से लोकायुक्त दे ही नहीं पा रहे। हमने तो पूरी बेंच चयनित करके दे दी थी और उसमें सर्वसम्मति से था, लीडर अपोजिशन के भी दस्तखत थे। उत्तराखंड के सभी शहरी निकायों में अब लैंड बैंक बनाने की कवायद तेज हो गई है।
शहरी क्षेत्र में अवैध निर्माण कार्य पर रोक लगाने के लिए सैटेलाइट से निगरानी करने का भी निर्णय लिया गया है। अब जल्द ही प्रदेश के सभी शहरी क्षेत्रों में अब सैटेलाइट के जरिए निगरानी की जाएगी। इससे अवैध रूप से बनने वाली इमारत और निर्माण कार्यों की जानकारी मिल सकेगी। इसके लिए हर 3 महीने में सैटेलाइट पिक्चर ली जाएगी, जिससे प्रदेश के शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने इस विषय में कहा है कि संबंधित क्षेत्र में अचल संपत्ति के भंडार अधिकारियों की भी जिम्मेदारी तय होगी। इसके लिए प्रदेश के सभी विकास प्राधिकरणों को आदेश जारी कर दिए गए हैं। देखिए, हमने निर्णय लिया है कि जो हमारे निकाय हैं वहां हमारा लैंड बैंक बने और ड्रोन के माध्यम से हम उनकी निगरानी करेंगे, कहां कहां हमारे वैध और कहां का अवैध निर्माण हो रहे हैं। और अवैध निर्माण हो रहे हैं उसको भी हम अलग से उसका चिन्हीकरण करेंगे और ये करके निश्चित रूप से हमें बहुत सी जानकारियां, बहुत से हमारी सरकारी जमीनों का और अन्य अनेकों चीजों का हमें उसकी जानकारी मिलेगी। तो आने वाले टाइम पे फिर इस पे हम आगे की कार्रवाई भी करेंगे, क्योंकि अभी पहले प्राइमरी स्टेज पे हमने सभी निकायों को इसमें जोड़ने का काम किया है और बहुत सी जानकारियां जब हमें मिलेगी तो स्वाभाविक रूप से सरकार आगे की कार्रवाई फिर करेगी। बकरीद पर क्षेत्र में शांति व्यवस्था और सुरक्षा के मद्देनजर सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए। ईद की नमाज के लिए चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात रहा और हर एक गतिविधि पर पुलिस ने पैनी नजर बनाए रखी। आपको बता दें कि बकरीद पर इस दौरान देश की तरक्की और खुशहाली की दुआएं मांगी गई। वहीं बकरीद का त्योहार शांति ढंग और आपसी भाईचारे के साथ मनाया गया और इस मामले में सद्दाम हुसैन कादरी ने बकरीद की मुबारकबाद देते हुए कहा है कि बकरीद के त्योहार को सादगी और आपसी भाईचारे के साथ मनाया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह, आज सुकून और इत्मीनान के साथ शांतिपूर्वक तरीके से नमाज ईद उल अज़हा अदा की गई और प्रशासन मुस्तैद रहा। प्रशासन ने अपनी जिम्मेदारियां बखूबी निभाई, इनका हम बेहद शुक्रगुजार हैं और आशा करते हैं कि इसी तरीके से प्रशासन अपनी अच्छी और साफ सुथरी जो हमें मुहैया करा रहा है, हमारी सेफ्टी, आशा करते हैं और हम सब शुक्रगुजार हैं कि बहुत अच्छी तरीके से प्रशासन ने यहाँ पर काम किया और देख रेख में और पूरी मुस्तैदी के साथ रहा। वही मैं अपने तमाम मुसलमान भाइयों से गुजारिश करूँगा, ये त्यौहार हमें कुर्बानी का जज्बा देता है, यानी अल्लाह के लिए कुर्बानी पेश करो, और सब्र का हमें पैगाम देता है, शांति का हमें पैगाम देता है। और अल्लाह, जिसको हम अल्लाह कहते हैं, कोई गॉड कहता है, कोई ईश्वर कहता है, कोई भगवान कहता है। यूपी की एक नगर पंचायत के पूर्व अध्यक्ष ने उधम सिंह नगर के अपने कर्मचारी और आढ़ती से पंचायत में पैसों के लेन देन को लेकर मारपीट का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि पुराने लेन देन को लेकर 2 पक्षों में काफी समय से विवाद चल रहा था, जिसके समाधान के लिए दोनों पक्षों के लोगों ने आपसी सहमति से बाजपुर के नगर पालिका कॉम्प्लेक्स में स्थित दुकान में पंचायत रखी थी, जिसमें दोनों पक्षों के लोग आपसी सहमति से मामले के समाधान के लिए वहां पर पहुंचे और सभी ने अपनी अपनी बात रखी, जिसके बाद से उत्तर प्रदेश से आए भाजपा के पूर्व चेयरमैन ने पंचायत में गाली गलौज शुरू कर दी। लेकिन मारपीट का यह पूरा मामला पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। अब देखिए, लगातार प्रभावी कार्रवाई हमारे द्वारा की जा रही है, जो कि नशे की तस्करी में, बेचने में या उसके ट्रांसपोर्टेशन में लगे हुए हैं। इसके अलावा चूंकि आज ये नशा एक बड़ी सामाजिक समस्या बनती जा रही है और हमारी युवा पीढ़ी जाने अनजाने में लगातार इसके प्रभाव में आती जा रही है।
इसलिए जरूरी यह है कि दोनों स्तरों पे कार्रवाई हो, जैसे कि जो बेचने वाले हैं उन पे हमारे द्वारा कार्रवाई की जा रही है, और जो युवा हमारे जाने अनजाने में मौज मस्ती के लिए या दोस्ती यारी में अवसाद से निकलने के लिए नशे कुटाई कर रहे हैं और उनको लग रहा है कि ये तो मौज मस्ती का बड़ा आसान तरीका है, तो ये काफी इसका बुरा प्रभाव है और युवा पीढ़ी हमारी धीरे धीरे करके एक तरीके से वो खोखला होती जा रही है। इसमें समाज विरोधी, राष्ट्र विरोधी ताकतें भी है जो चाहती है कि हमारी युवा पीढ़ी को इस तरीके से बरगला करके और बर्बाद करे। जरूरी यह है कि जो इसकी डिमांड साइड है, जो मांग है इसकी, जो लगातार संख्या बढ़ती जा रही युवाओं की, इसको हतोत्साहित किया जाए। इसके लिए जरूरी है कि जो भी समाज में जागरूक लोग हैं, प्रत्येक परिवार को इसमें आगे आना चाहिए और अपने बच्चों से इस पर वार्ता करें, इसके दुष्परिणामों के बारे में चर्चा करें और परिवार में इस पर बात जरूर होनी चाहिए। अगर कोई मोहल्ले में या अगर आपके घर में इस तरीके से पीड़ित है या एडिक्ट हो चुका है, तो उसको तुरंत रिहेबिलिटेशन सेंटर में भेजिए, उसका इलाज कराइए और उस व्यक्ति से भी वार्ता करने की जरूरत है, उसको बहिष्कृत करने की जरूरत नहीं है। इस तरीके से सामूहिक प्रयास से ही कहीं न कहीं नशे को प्रभावी अंकुश लगाया जा सकता है। अभी 26 जून को भी नशा पे पूरा इंटरनेशनल डे मनाया गया। इसका मतलब ये है कि केवल ये भारत की समस्या नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया इससे पीड़ित है। अब खबर देहरादून से है, जहां आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी बीजेपी में दावेदारों को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। प्रदेश की 5 लोकसभा सीटों पर सभी सिटिंग एमपी अपने स्तर से तैयारियां कर रहे हैं और उसी के साथ साथ कई अन्य नेताओं के नाम को लेकर भी चर्चाएं जारी हैं। आपको बता दें कि इस बार कुछ सिटिंग एमपी के टिकट भी काटे जा सकते हैं। हालांकि इस पर उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने साफ किया है कि टिकट वितरण का काम केंद्रीय पार्लियामेंट बोर्ड का है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश स्तर से दावेदारों की लिस्ट भेज दी जाएगी और टिकट किसे देना है ये केंद्रीय पार्लियामेंट बोर्ड तय करेगा। महेंद्र भट्ट ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ किया है कि बीजेपी का प्रत्याशी व्यक्ति नहीं बल्कि कमल का फूल है और जनता में भी कमल के फूल को लेकर काफी उत्साह देखा गया है और लोगों में ये श्रद्धा भी है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के 5 कमल खिलेंगे। इस बार फिर से उत्तराखंड में 5 कमल खिलेंगे, ऐसा उन्होंने दावा किया है। स्टेट से जितने भी हमारे दावेदार हैं उनके नाम स्टेट पार्लियामेंट्री बोर्ड में पास करके और उन नामों को हम केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड को भेजेंगे। केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड जिस भी प्रत्याशी को उतारेगा, वैसे तो कल मोदी जी ने बहुत संकेत स्पष्ट दे दिया है कि हमारा प्रत्याशी कमल का फूल है, हम कमल के फूल को जिताते हैं। व्यक्ति को जिताने का काम भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता कभी करता नहीं है और जनता में भी कमल के फूल के प्रति श्रद्धा बनी है और स्वागत में कह सकता हूं 5 कमल उत्तराखंड के खिलेंगे। कदरपुर के बारदाना व्यापारी अतुल अग्रवाल की दुकान से लाखों रुपए की चोरी हो गई। अनाज मंडी में बारदाना व्यापारी अतुल जब वो अपनी दुकान का आधा शटर नीचे कर बाजार में किसी काम के लिए गया तो उसके बाद कुछ ही देर बाद बाजार से लौटने के बाद व्यापारी अतुल ने देखा कि लॉकर टूटा हुआ है और लॉकर में रखी जो भी नकदी थी वो सब गायब हो गई है। वहीं व्यापारियों ने पूरी घटना की जानकारी पुलिस को दी है और पुलिस फिलहाल मामले की जांच में जुट गई है। मंडी गेट में मेरे मित्र हैं अनुज, ये अभी लगभग 7:30 बजे का टाइम था। ये घर पे गए अपना दूध लेने के लिए और 16 मिनट के अंदर ये वापसी आ गए और जब यहाँ पर आए हैं तो इनकी सेफ के अंदर जो डबल लॉक के अंदर 1,01,000 रुपये रखा हुआ था वो इसके अंदर से कोई निकाल के ले गया है और दिन दिहाड़े की ये घटना है और बड़ा अफसोसजनक घटना है क्योंकि सीधा सा आदमी है और 1,01,000 रुपये का दिन दिहाड़े नुकसान होना ये अपने आप में बहुत बड़ी शहर के लिए एक चैलेंज है, पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और सीधा शक या तो इनके किसी कोई जानकार आदमी का, क्योंकि जितना इस माहौल से लग रहा है क्योंकि दिन दहाड़े यहाँ पर चोरी करना स्पॉश एरिया के अंदर, या तो इनके कोई जानकार आदमी है। दूसरा में नशे का कारोबार इस कदर फलता फूलता नजर आ रहा है
जिसके चलते प्रशासन भी मौन बैठा हुआ है। इसी कड़ी में आज गोलापार क्षेत्र में बियर बार का लाइसेंस निरस्त करने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने बुधवार डीएम को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि नियमों को ताक पर रखकर नवाबखेड़ा देवला से पहले ही एक बार चल रहा है और अब खेड़ा में दूसरा बार खोलने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा है कि क्षेत्र में धार्मिक स्थल और स्कूल होने से इसका संचालन नियमानुसार नहीं किया जा सकता। वहीं बार खुलने से गांव में अराजकता का माहौल बढ़ेगा। वहीं इस मामले को लेकर ग्रामीणों की सहमति के क्षेत्र में बियर बार को अनुमति न दी जाए, ऐसा ग्रामीणों की मांग है। तो मैं आपको अवगत करा दूं कि गोलापार ग्राम सभा खेड़ा कहें या देवला मल्ला कहें, देवला तल्ला करें, सीतापुर कहें, दानीमंगर कहें, तो वहां पर क्या हुआ कि बार की परमिशन लगातार आधे किलोमीटर में 3 बारों की परमिशन अभी उपलब्ध करा दी गई है। तो जहां पर मैं कह रहा हूं सरकार जहां पर बारों के लाइसेंस दे रही है, क्यों ना स्कूल और ये नशा मुक्ति केंद्र और ऐसी चीजें खोले जिससे लाभ मिले। और लगातार बारों की परमिशन मिलने से वहां के युवाओं का मतलब एक मैं अगर बात करूं युवाओं की एक गलत लत में जा रहे हैं और महिला उत्पीड़न और महिलाओं का घरेलू कलेश दिन पर दिन बढ़ रहा है। तो मैं जानना चाहता हूं, पूर्व में हमने ग्राम सभा के प्रस्ताव लगाकर, जो कि ग्राम सभा का प्रस्ताव एक अहम भूमिका व्यक्त करता है, ग्राम सभा के प्रस्ताव में लगाते हुए पिछली बार 6 महीने पहले मैंने पूर्व में यहाँ पर ग्राम सभा के प्रस्ताव में ये दिया था कि ग्राम पंचायतों में खेड़ के अंदर कुंवरपुर से ऊपर और ये सुल्तानी के नीचे को इतने जगहों में कहीं पर ये बार ना खुलने चाहिए, न शराब बिकनी चाहिए। घरेलू की शराब भी बिकती है और पुड़िया वाली शराब भी बिकती है। तो उससे हमें दिक्कत है, हमारे बाल बच्चों को दिक्कत है और हमने तो अपना जीवन काट लिया है। कल के दिन आने वाली पीढ़ी क्या करेगी? अब सरकार का कहना है, मुख्यमंत्री का कहना है कि बेटी पढ़ाओ बेटी लिखाओ, तो बेटी कहाँ पर बचेगी, कहाँ पर पढ़ेगी? स्कूल के आगे स्कूल के पीछे से बार खुला है, पूरी चौराहे में शराब बिक रही है, तो उसका क्या सुधार होगा या बिगाड़ होगा? आप भी इस चीज को जान पाते हैं। आपका नाम? कोई काम इसका सही हो नहीं पा रहा है और सही होता तो बार हारा ये नहीं खुलती। खाली मतलब कहावत है, ये है नशा मुक्ति, ये है वो है। गोलापार में 3 नजदीक में 3 वो 12 खुली गई साहब, स्कूल बगल में है, अस्पताल बगल में है और ऐसा ही है। और 12 खत्म होने चाहिए और महिला को बचाओ और बेटी बचाओ वाला आंदोलन है। दिन भर काम करती है महिला और दिन में वो शाम को पति जाके पी के शराब पी के मारपीट करता है और इधर उधर भगते हैं औरतें। और स्कूल बगल में है, स्कूल की दीवार से उसकी भी जांच। उत्तराखंड के वन मंत्री सुबोध उनियाल ने इस साल बरसात के सीजन में पूरे राज्य के अंदर करीब 2 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। यही नहीं, उन पौधों की देखरेख करने का जिम्मा भी वन महकमे के अधिकारियों को सौंपा है। साथ ही आपको बता दें कि पौधे लगाए जाने के बाद समय समय पर समीक्षा भी की जाएगी। आखिरकार 2 करोड़ पौधे में कितने पौधे जीवित रहते हैं, इसकी समीक्षा की जाएगी। आपको बता दें कि वन मंत्री सुबोध उनियाल केंद्रीय नर्सरी का निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान वन मंत्री ने बरसात के सीजन में लगाए जाने वाले 2 करोड़ पौधों के बारे में अधिकारियों को जानकारी दी और साथ ही उन्होंने कहा कि लगाए जाने वाले पौधों में ज्यादा से ज्यादा पौधे फलदार और औषधीय होने चाहिए, जिससे जिन पौधों से जंगलों को बचाकर जंगली जानवरों को आबादी क्षेत्र में आने से रोका जा सके। आप देख रहे हैं 65 प्रजातियों के तकरीबन 5 लाख प्लांटेशन का यहाँ पर किया जा रहा है और जिसमें आज कुछ सकलाना नींद के लिए भी कुछ पौधा आज भेजी गई है और कुल मिलाकर के इस नर्सरी को हाईटेक बनाने का प्रयास किया जा रहा है ताकि इस नर्सरी को एक मॉडल नर्सरी के रूप में विकसित करके इसके पूरे प्रदेश में इस मॉडल को ले जाकर के इसी पे आगे बढ़ने का काम करें ताकि अच्छा प्लांटेशन में उपलब्ध हो। क्योंकि इस वर्ष हम राज्य में करीबन 2 करोड़ 30 लाख पौधारोपण करने का हम लोगों का लक्ष्य है पूरे प्रदेश की सभी डिविजन्स में और जिसमें से केवल
भागीरथी सर्किल में जो 6 डिवीजन हैं, इसमें 38 लाख के आसपास हम लोगों को पौधारोपण करने का लक्ष्य रखा गया। और इसमें विभिन्न प्रजातियों की घास प्रजाति, झाड़ी प्रजाति, वृक्ष प्रजाति, फलदार प्रजाति और औषधीय प्रजाति, सभी तरह की प्रजातियों पर प्लांटेशन किया जा रहा है। और खासकर जो एक किस्म से जो समाप्त हो रही हैं प्रजातियां, उन पर भी इस नर्सरी में काम किया गया। और मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छा काम किया है इसमें। और कुल मिलाकर के हम लोगों का प्रयास ये रहेगा कि वन पंचायतों के माध्यम से, ग्राम हमारे फॉरेस्ट डिविजन्स के माध्यम से एक इंटीग्रेटेड प्रोग्राम, जिसमें जहां जो ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट है उसको रोकने के लिए जंगलों में और वन पंचायतों में फलदार पेड़ लगाना। टिहरी के जौनपुर में पौराणिक राजमौणी मेले का आयोजन किया गया। बता दें कि मेले का आयोजन अलगाड़ नदी के किनारे किया गया, जिसमें जौनपुर, जौनसार, रवाई क्षेत्र के साथ ही कई क्षेत्रों से आए लोगों ने मेले में शिरकत की और लगभग 3 किलोमीटर के दायरे में हजारों लोगों ने मछलियां पकड़ी। बताते चले कि पौराणिक मौण मेला सैकड़ों सालों से आयोजित किया जा रहा है, जिसमें टिहरी रियासत के राज परिवार के लोग भी शामिल होते हैं। और इस मेले की शुरुआत टिहरी नरेश द्वारा की गई थी, जिसमें वो स्वयं अपनी महारानी के साथ शामिल होते थे। इस मेले में टीमरू पाउडर को नदी में डालकर मछली पकड़ने की प्रतियोगिता आयोजित की जाती है, जिसमें सबसे अधिक मछलियां पकड़ने वाले को पुरस्कृत भी किया जाता है। राजमौण है, जिसको हम बड़े धूमधाम से मनाया जाता है इसको, और एक पारंपरिक तरीके से मनाते हैं, लोक संस्कृति पर आधारित ये हमारा राजमौण है। इसमें हमारे पूर्व में राजा लोग भी शिरकत करते थे इस मौण मेला में, और बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ की जो संस्कृति है, हमारी सभ्यता है, हम इसको बड़े धूमधाम से मनाते हैं। और जो यहाँ जो एक सफाई करने का भी हमारा एक ढंग है, जो यहाँ प्लास्टिक और जो भी कचरा उचरा पड़ा रहता है नदियों के किनारे, इसकी भी सफाई हो जाती है। और सदियों से चला रहा है। इस मेले में हजारों की तादाद में पुरुष लोग आते हैं। विशेष तौर पर पुरुषों का मेला है। मुख्य रूप से ये इस मेले में 7 पांतीदार है। इस बार की जो पांती है वो लालूर की है, और काफी संख्या में लोग इस मेले में आ रहे हैं, और ये हमारा एक संस्कृति का एक हिस्सा है। धन्यवाद। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।